ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहां से मिल जाती है। तो भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व। ब्रिक्स एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराएं, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कराएं। मैं इसीलिए तो कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका पैटर्न, सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर देख लिया करिएगा। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी, 16 जून 2009 को। इसमें अब आप देखते हैं कि 9 मेंबर हो चुके हैं, 9 सदस्य हो चुके हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। शुरू में आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल था? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, उसके बाद ये जुड़ गए। तो ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस में होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें सहभागिता करेंगे। इस वर्ष की ब्रिक्स बैठक खास मायने रखती है क्योंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्ण सदस्य बनने के बाद यह पहला अवसर है जब ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के रूप में 4 नए सदस्य शिखर वार्ता में शामिल होंगे। और अपने संस्थापक देशों के नाम के पहले अक्षर से जाना जाने वाला ब्रिक पहले ब्रिक्स से हुआ और अब ब्रिक्स का भी विस्तार हो रहा है। स्पष्ट है कि सदस्यों में वृद्धि के कारण इस समूह की राजनीति एवं कार्यशैली में अंतर पड़ेगा। और इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। और पहले की तुलना में आज 9 सदस्यों के रहते ब्रिक्स की बहुपक्षीय प्रामाणिकता बढ़ी है और पश्चिम एशिया और अफ्रीका के प्रमुख देशों के प्रतिनिधित्व के से संगठन की छवि और दृष्टिकोण में विविधता आई है, जो प्रगतिशीलता का संकेत है। हालांकि इसके साथ ही सर्वसम्मति और निर्णय में चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती है। चीन और रूस का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। ये दोनों देश चाहते हैं कि विस्तारित ब्रिक्स पश्चिम के विरुद्ध मजबूत मोर्चा बने और पश्चिमी शक्तियों के पाखंड के खिलाफ आवाज उठाए। चीन का बस चलता तो पाकिस्तान सहित कई विकासशील देशों को सदस्यता देकर ब्रिक्स को विकसित देशों के रास्ते का कांटा बना सकता था, लेकिन भारत ने इसका अंधाधुंध विस्तार नहीं होने दिया। वह अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी सामरिक साझेदारियों का ख्याल करते हुए ब्रिक्स को वैचारिक मंच बनने से रोक रहा है। हालांकि सीमा पर सैनिकों की गश्त को लेकर भारत चीन के साथ समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा और तनाव जारी रहेंगे और यह ब्रिक्स में भी परिलक्षित हो सकता है। अंदरूनी रस्साकसी में भारत और ब्राजील विचारधारा केंद्रित दृष्टिकोण से परे हैं और वे व्यवहारिक सहयोग तथा विकास से संबंधित नए उपक्रमों को ब्रिक्स की कार्यसूची में प्राथमिकता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त, व्यापार, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों में आपसी तालमेल और परस्पर लाभ पर भारत का ध्यान है और इस दृष्टि को साकार करने के लिए नए सदस्यों में मिस्र, इथोपिया और अमीरात भारत के करीबी हैं। हालांकि ईरान के साथ भी भारत की सामरिक साझेदारी है। और आप देखिए, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और अमेरिका के करीबी इजराइल से ईरान का संघर्ष यही संकेत करता है कि तेहरान का झुकाव चीन और रूस की ओर रहेगा। अगर 2 अन्य देश अर्जेंटीना और सऊदी अरब भी ब्रिक्स के दायरे में आ जाएं तो भारत का पलड़ा भारी हो सकता है और इन देशों को सदस्य बनने का निमंत्रण दिया गया है, और लेकिन अभी वे इससे किनारा कर रहे हैं। भारत ब्रिक्स में नई भागीदार देशों की सूची पर आम सहमति बनाने की रूपरेखा तैयार करने में भी जुटा है। चीन के विस्तारवादी रवैये को देखते हुए नए देशों का चयन और सदस्यता का मार्ग तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रक्रिया से विकासशील जगत के नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा का फैसला हो सकता है। मोदी सरकार ने भारत को विकासशील देशों का सच्चा मित्र एवं मुखर आवाज के रूप में स्थापित किया। वह विकास के भारत के प्रारूप को चीन से अलग हटकर दिखाया और जिसकी प्रकृति कहीं अधिक समावेशी एवं साझा हितों को पोषित करने वाली है। भारत के ये प्रयास उल्लेखनीय है क्योंकि विकासशील देशों के बीच चीन अपनी पैठ बढ़ाकर अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है। कुछ आलोचकों का सवाल है कि ब्रिक्स में चीन की दमदार उपस्थिति के चलते भारत को ऐसे संस्थान से भला क्या लाभ मिलेगा।
इसमें दो राय नहीं है कि भू राजनीति एवं सामरिक दृष्टि से ब्रिक्स के मुकाबले क्वाड भारत के लिए कहीं अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। क्वाड में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और अमेरिका देखने को मिलेगा। और लेकिन आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाने के लिए आवश्यक कदमों पर सहमति बनाने से लेकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता को लेकर भारत ब्रिक्स के मंच पर भी अपनी आवाज उठा रहा है। इसके जरिए भारत की सुरक्षा हितों की अपेक्षित पूर्ति संभव नहीं लगती है और जब तक रूस पूरी तरह भारत की पाली में रहा तब तक चीन की चुनौती का संतुलन साधने में भारत को कुछ सफलता मिलती रही। लेकिन अब रूस चीन पर इतना निर्भर हो गया कि उसके भरोसे चीनी चुनौती का जवाब तलाशना व्यवहारिक नहीं रहा है। और ब्रिक्स के शुरुआती वर्षों में चीन आज के मुकाबले कम शक्तिशाली था और वह भारत का जोड़ीदार माना जाता था। और तब सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट होकर विकसित देशों से सामूहिक सौदेबाजी करने का स्वप्न सच्चा लगता था, जबकि मौजूदा दौर में चीन ब्रिक्स पर अपने वर्चस्व की फिराक में। ऐसे में यह आशंका निर्मूल नहीं है कि चीन इसे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना सकता है। प्राचीन चीनी रणनीतिकार सुन जू ने कहा था कि सम्राट द्वारा दोस्तों को करीब रखना चाहिए मगर दुश्मनों को उससे भी अधिक करीब रखना चाहिए ताकि उनकी गतिविधियों और पैंतरों का अंदाजा मिलता रहे। और चीन के विस्तारवाद को टक्कर देने में भले ही क्वाड जैसे समूह के पास प्रत्यक्ष और स्पष्ट अधिदेश हो, लेकिन विकासशील देशों के बीच चीन के दबदबे को घटाने के लिहाज से ब्रिक्स से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय कूटनीति का यह स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि ब्रिक्स में किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होने देना है और इस समूह के द्वारा आर्थिक और व्यवहारिक लाभ मिलने का सिलसिला कायम रहे। परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के नए विकास बैंक के वित्तीय सौजन्य से भारत में जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे देश को लाभ ही मिलेगा। ब्रिक्स के इस नए युग के आरंभ में भारत दूरदर्शिता के आधार पर कार्य करे तो अभिष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। स्तंभकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक हैं। इनका नाम है, आप देखते हैं, श्री राम चौलिया। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। बाकी देखते हैं कि क्या फैसले लिए जाते हैं इस शिखर सम्मेलन में। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, रूस आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी पुरानी परंपरा है परोपकार। तो रतन टाटा के निधन के पश्चात उनके परोपकारी कार्यों की खूब चर्चा हो रही है। न केवल टाटा समूह बल्कि भारत के अनेक छोटे बड़े लाखों कारोबारी अपने स्तर पर कुछ न कुछ परोपकार से जुड़े कामों में लगे हुए मिल जाएंगे। यह कहना गलत होगा कि हमारी कारोबारियों, धनिकों आदि ने परोपकार की भावना पश्चिमी कारोबारियों से सीखी या कुछ अज्ञानियों का प्रचार भर है कि वारेन बफे, बिल गेट्स आदि कारोबारी परोपकार के प्रेरिता हैं। ऐसा होता तो जमशेदजी टाटा पिछली सदी के सबसे बड़े दानवीर के तौर पर नहीं जाने जाते। भारत में परोपकार की परंपरा प्राचीन काल से ही गहरी जड़ें जमाए हुए है। हम सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया में विश्वास करने वाले हैं। आज भी आपको पहली रोटी गौ माता को में विश्वास करने वाले अनेक लोग मिल जाएंगे। घरों में आपने देखा होगा कि जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए रख दी जाती है। धर्म, संस्कृति और समाज के हरेक पहलू में दान, सेवा और परोपकार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथों में परोपकार को दान और सेवा के रूप में वर्णित किया गया है। सनातन धर्म में दान और सेवा का बहुत महत्व है। ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से वानप्रस्थ और संन्यास में परोपकार को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य माना गया है। और जैन धर्म में दान को अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म में भी दान का खास महत्व है जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में दान, सेवा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने भी परोपकार पर जोर दिया। गांधी जी ने, आप देखते हैं, कि सर्वोदय के सिद्धांत पर बल दिया और ग्रामीणों की सेवा और विकास के लिए जीवन भर काम किया। रतन टाटा की तरह बिड़ला, अजीम प्रेमजी, नंदन नीलेकणी, शिव नादर जैसे सैकड़ों उद्योगपति परोपकार से जुड़े कार्यों के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए दान देते हैं और समाज सेवा हमारे कारोबारियों के डीएनए में है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की दूरदृष्टि से स्थापित इस समूह ने शुरू से ही समाज सेवा को अपने कार्यों का अभिन्न अंग बनाया और जिसे अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी निभा रही है। जमशेदजी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद थे और स्वामी विवेकानंद ने दीन दुखी जन के लिए सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। उनका मानना था कि सामाजिक सेवा ही सच्चा धर्म है और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। और शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में जाने के पूर्व जब विवेकानंद भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें यह बात आखिरी
आखिरी की दक्षिण भारत में विज्ञान की उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली कोई संस्थान नहीं। उन्होंने विचार किया कि इस काम में जमशेदजी टाटा उपयुक्त होंगे। उन्होंने शिकागो जाने के पूर्व उन्हें पत्र लिखा, और आप बिहार के जमशेदपुर से अच्छा पैसा कमा रहे हो। मेरी शुभकामनाएं, और अधिक धन अर्जित करो और अधिक लोगों को रोजगार दो। लेकिन विज्ञान की उच्चतर शिक्षा से वंचित दक्षिण भारत की भी थोड़ी चिंता करो और विज्ञान की पढ़ाई और शोध का कोई बढ़िया संस्थान स्थापित करो। आप यह कह सकते हो और विश्वास है कि ऐसा ही करोगे, कर सकते हो, और आप दिखते हैं विश्वास है कि ऐसा ही करोगे। स्वामी विवेकानंद का यह प्रेरक तपत्य पढ़ने के बाद जमशेद जी ने बेंगलोर में विज्ञान संस्थान शुरू किया, जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से विख्यात है। एक फक्कड़ सन्यासी के आशीर्वाद से घनश्याम दास बिड़ला ने अपना उद्योग जमाया। उसी सन्यासी के आशीर्वाद से करनी और बरनी का काम आज भी बिड़ला समूह कर रहा है। यह अपने धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मध्ययुगीन भारत में राजाओं और धनिकों द्वारा अनेक धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना की गई, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित थे। आपको गांव, कस्बों, शहर में गैर सरकारी प्रयासों से चल रहे प्याऊ स्कूल, कॉलेज, क्लिनिक और धर्मशालाएं आज भी मिल जाती हैं। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि कोविड महामारी के दौरान आम और खास व्यक्तियों ने किस तरह खुलकर दान दिया और लोगों की मदद की। अभी कुछ दिन पहले नारदीय नवरात्र संपन्न हुए। इस दौरान देश के तमाम शहरों में भंडारे चलते रहे। भंडारों में समाजवादी व्यवस्था वास्तव में बहुत प्रभावशाली होती है। भंडारों में आप देखिए प्रसाद बंटना है। देश की राजधानी दिल्ली भंडारों की भी राजधानी है। कहते हैं कि कैसेट किंग गुलशन कुमार ने भंडारा संस्कृति का पुनर्जागरण किया। उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारे का आयोजन शुरू किया था। भंडारा अपने आप में जात पात और वर्ग की दीवारों को तोड़ता है। भंडारे की एक खास बात यह भी है कि इनसे प्रसाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ग्रहण करते हैं। दक्षिण दिल्ली के पिलंजी गांव में कुछ युवकों ने कुछ साल पहले बालाजी कुनबा नाम से एक संगठन स्थापित किया। इसका मकसद भूखों की भूख मिटाना है, और ये हर रोज एम्स सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आगे तीमारदारों को भरपेट भोजन कराते हैं। बालाजी कुनबा के सदस्यों की कारों पर हनुमान जी की तस्वीर वाला एक बैनर लगा होता है, जिस पर बालाजी कुनबा एक परिवार भूख के खिलाफ लिखा रहता है। भंडारे के लिए पैसों का जुगाड़ गांव के लोग ही करते हैं। देश भर से ऐसे ना जाने कितने संगठन हैं। स्पष्ट है कि परोपकार और समाज सेवा तो हम भारतीयों के जीवन का हिस्सा है। आपको अमेरिका या यूरोप में कहीं कोई भंडारा नहीं मिलेगा। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार पूर्व सांसद हैं R.K. सिन्हा, इनके द्वारा लिखा गया है। अब आप देख लीजिए, हम लोग, आपने देखा होगा कि अभी दिवाली आने वाली है। हम लोग अपने बच्चों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, और फिर भी उनकी कमी बनी रहती है। और यही आप देखते हैं कि 500 रुपए के, मैं कहता हूँ, पटाखा लेकर अपनी आस्ती वस्ती जो भी रहती है आस पड़ोस में, वहां देखिए जो गरीब हैं और हकीकत में जो लोग नहीं ले सकते हैं, उन्हें 10-10 रुपए के आप अगर पटाखा बांट दोगे ना, तो उन्हें लगेगा कि आप भगवान उनके लिए बन के आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इतना कर सकते हैं तो करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। बौद्धिक संपदा तो नेति एक अबूझ पहेली है, और इसके गर्भ में क्या छिपा है इसे जानने का कोई मार्ग नहीं है। कभी कभी हम नेति के चक्र में ऐसे फंसे होते हैं कि लगता है कि कितना भी हाथ पैर मार लें, रेत में रुकी हमारी नाव आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। नीति को ईश्वर की इच्छा मानकर कुछ औसत प्रतिभा वाले लोग समर्पण कर देते हैं, परंतु समस्या उनके साथ आती है जो प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु नीति उन्हें कुछ ऐसे बंधनों में बांध कर रखती है कि वे सांसारिक दृष्टि से असफल ही दिखते हैं। कभी कभी यूं भी होता है कि कितना भी प्रयास कर लें तब भी सांसारिक मानकों की पूर्ति होती नहीं दिखती है। ऐसे में लगता है कि हम किसी अदृश्य दीवार के विरुद्ध सिर पटक रहे हैं, परंतु खिड़की है कि खुलती ही नहीं। पिता की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। वह अपने गुरु रामकृष्ण जी की शरण में थे। गुरु की आज्ञा से वह भी मां काली से अपने परिवार के लिए अन्न और वस्त्र की भिक्षा मांगने जाते थे, परंतु जीवंत प्रतिमा के समक्ष मौन होकर रह जाते थे और अंत में शक्ति और भक्ति का वरदान मांगकर चले आते थे। यह नीति हमें कथित सांसारिक मानकों के अनुसार विफलता दे रही है, तो विश्वास रखिए उसकी हमें कहीं और सफलता देने की योजना है। कारागार में बंद व्यक्ति के लिए भी विकास की विपुल संभावना होती है। कई प्रसिद्ध और कालजयी पुस्तकें जेल में ही लिखी हैं। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अपनी प्रतिभा को समृद्ध करते रहने का, स्वाध्याय से बुद्धि को पैना करते रहने का विकल्प आपके पास है। बौद्धिक संपदा भी एक प्रकार की उपलब्धि है। संभव है कि भौतिक संपदा शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने वाली ना हो,
किंतु विचार सदियों तक प्रासंगिक रहकर आपको आपकी विरासत गढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन को बौद्धिक सार्थकता की दृष्टि से देखना अधिक अर्थपूर्ण है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। ए फिर झुका चीन। अभी आपने देखा है कि जो हमारा विवाद बना हुआ था ना, गश्त को लेकर, पेट्रोलिंग को लेकर, सेना जो सैनिक थे उनकी आवाजाही को लेकर, उस पर समझौता हुआ है। देखिए चाइना की बात करें तो ये चाइना है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कोई समझबूझ कायम होने के आसार काफी पहले उभर आए थे, लेकिन इसकी प्रतीक्षा थी वह समझौते से कब बदलती है, दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 वाली स्थिति में कब लौटती हैं। अंततः यह समझौता हो गया है। इस समझौते का एक कारण रूस में होने जा रहे ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन तो है ही, भारत की यह प्रतिबद्धता भी है कि जब तक सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होती तब तक चीन से संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सेना से खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध पटरी से उतर गए थे। भारत के अड़ग रवैये के चलते चीनी सेना गलवान घाटी में तो पुरानी स्थिति में लौट गई थी, लेकिन उसने देपसांग और डैम चौक में यथास्थिति में बदलाव के इरादे को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी चीन से लगती सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच वार्ता का सिलसिला कायम हुआ और चीन की चेष्टा यह थी कि भारत सीमा पर तनाव की अनदेखी का संबंध सामान्य करने के लिए तैयार हो जाए। भारत टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार चीन को समझ आया कि उसकी दादागिरी और चालाकी काम आने वाली नहीं है। हाल के वर्षों में भारत ने अपने अड़िग रवैये से चीन को दूसरी बार झुकने को बाध्य किया है। इसके पहले डोकलाम में उसने चीनी सेना के आतिक्रमणकारी रवैये के खिलाफ अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया था। तब भी चीन ने खूब गर्जन तर्जन किया था, लेकिन भारतीय सेना मोर्चे पर डटी रही और तब भी सेना चीन पीछे हटने को विवश हुआ था। और अब भी यह अच्छी बात है कि उसे यह समझ आ गया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता है और यह 1962 का समय नहीं। लेकिन प्रश्न यह भी कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इसका सीधा उत्तर नहीं, वह अभी भरोसे काबिल नहीं है। वह अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर को लेकर जिस तरह बेजा बयानबाजी करता रहता है और सीमा विवाद के स्थायी हल की इच्छा नहीं चाहता है, जता रहा है, उसे देखते हुए उसके सतर्क रहने में ही भलाई है। उससे भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चीन को भरोसेमंद बनने के लिए सीमा विवाद को स्थायी रूप से हल करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सीमा विवाद को हल करने के लिए बीते 3-4 दशक से वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। इसका कारण सीमा विवाद की आड़ में भारत को तंग करते रहने वाला चीन का रवैया है। ऐसे में भारत को सीमाओं की रक्षा को लेकर सतर्क रहने के साथ ही चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के पैटर्न भी जारी रखने होंगे। एक और बात आपको बता दूं, देखिए हमारा बड़ा व्यापार होता है और बड़ा मार्केट है भारत, ये भी आप देखते हैं, जनसंख्या है। अब तो कहा जा रहा है चाइना से आगे निकल गए हम लोग जनसंख्या के मामले में, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास जनसंख्या है। और अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने चीनी ऐप, मोबाइल ऐप भी बैन कर दिए थे, कई व्यापारिक कंपनियों पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया, जुर्माना लगाया। तो इससे आप देखते हैं कि चाइना को भी फर्क पड़ रहा है। त्वरित न्याय। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक मुकदमे में केवल 29 दिन के भीतर निर्णय सुनाकर न्यायिक व्यवस्था के समक्ष यह उदाहरण रखा कि प्रयास किए जाए तो मुकदमों का निस्तारण शीघ्र हो सकता है, क्योंकि वरना आप देखिए अदालतों में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग में पड़े हुए और सालों साल चलते रहते हैं। यह मुकदमा एक किशोरी से दुष्कर्म का था, जिसमें अदालत ने अभियुक्त को 20 साल जेल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। और इस प्रकरण को इसलिए भी मील का पत्थर कहा जा सकता है क्योंकि 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय व्यवस्था लागू होने के बाद उसकी धाराओं के तहत प्रदेश में यह पहला निर्णय आया। निश्चित रूप से इसके लिए कोर्ट की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि बिना उसकी तत्परता के शीघ्र न्याय संभव नहीं है। लेकिन पुलिस अभियोजन भी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने अपने कार्यों को समय पर पूरा किया है। पुलिस अपने काम में तत्परता लाए और अभियोजन मुकदमे को लेकर गंभीर हो तो न्याय न केवल शीघ्र मिलेगा बल्कि होता भी दिखाई देगा। अपराध के मामलों में कोई मुकदमा लंबा खींचने का अर्थ है कि पीड़ित को वास्तविक अर्थों में न्याय नहीं मिल पा रहा है। लंबित मुकदमे न्यायिक व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है और इलाहाबाद हाईकोर्ट तक इसके बोझ से दबा हुआ है। हाईकोर्ट की ही बात करें तो लगभग आप देखिए 10 लाख मुकदमे अपने निस्तारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिला स्तरीय व अन्य अदालतों में तो इनकी संख्या करोड़ों में। मुकदमों का बोझ कम करने के लिए न्यायिक प्रशासन से कई प्रयास किए जरूर, लेकिन इनका अब देखिए विशेष प्रभाव देखने में नहीं आया। लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ने के कारण भी चिन्हित हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अदालतों में रिक्त न्यायाधीशों के पद जल्द भरे जाएं और अपराध के मामलों का जल्द निस्तारण तो अत्यंत जरूरी ही है। कानून व्यवस्था भी तभी पूर्ण रूप से सफल होगा जबकि अपराधी कोर्ट से सजा पाकर जेल की सीखों के भीतर दिखाई दे।
जेल के भीतर। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बाजार और एमएसपी के बीच संतुलन। देखिए, एमएसपी करने का मतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है कि किसानों की फसल का कम से कम इतना दाम तो मिलना चाहिए। किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कर दी है। बुआई के समय ही फसलों के एमएसपी की घोषणा अच्छी परंपरा मानी जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा सरसों की एमएसपी में बीते साल की तुलना में सर्वाधिक 300 रुपये, मसूर में 275 रुपये, चना में 210 रुपये, गेहूं में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी का पर खरीद की शुरुआत भी समय पर कर दी जाती है। अब ऑनलाइन व्यवस्था होने से खरीद भी कुछ हद तक पारदर्शिता आई, तो भुगतान भी सीधे किसानों के खाते में होने से भुगतान में होने वाले लीकेज को भी रोका गया हो। परंतु बाजार पर आप देखते हैं नियंत्रण का मामला अजस की तस है। पिछले 1.5 माह में समूचे देश में गेहूं के भाव में तेजी आई है और आटा के भाव में व्यापक वृद्धि हुई है। वैसे सरकार द्वारा गेहूं, चना, सरसों आदि की समय पर खरीद तो शुरू कर दी जाती है, परंतु आवश्यक यह भी हो जाता है कि जब तक बाजार भाव सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के करीब नहीं आते, तब तक सरकारी खरीद जारी रहनी चाहिए। और सरकार को यह समझना होगा कि सरकारी खरीद की घोषणा होते ही पहले बाजार में उस अनाज के भाव में तेजी आ जाती थी और खरीद आरंभ होते सरकार द्वारा घोषित दर और बाजार की दरों के बीच लगभग संतुलन आ जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। सरकार को बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की टीम भी बनानी होगी और या कहें कि इस तरह के विशेषज्ञों को और अधिक सक्रिय करना होगा। तब खरीद बंद होने उसके बाद बाजार में कृत्रिम कमी दिखाते हुए बाजार भाव में तेजी आ जाती है। यह भी देखना होगा कि बाजार में एक बार भाव बढ़ने पर उन्हें पूर्व स्तर पर लाना मुश्किल भरा काम हो जाता है। वस्तुतः ऐसे हालातों से अन्नदाता, सरकार और आम आदमी तीनों ही प्रभावित होते हैं। व लाभ केवल बिचौलियों को होता है। अन्नदाता नाराज होता है और उसे अपने पैदावार के पूरे पैसे नहीं मिले और बाजार भाव बढ़ने से आम आदमी की नाराजगी साफ है, तो वही सरकार की भी किरकिरी होती है। ऐसे में यदि बाजार पर नजर रखने वाली टीम सशक्त हो, बाजार के हालातों पर सही तरीके से दूरगामी विश्लेषण किया जाता हो, तो बाजार पर आप देखिए नियंत्रण रखा जा सकता है। अब यदि निगरानी तंत्र मजबूत हो तो संभावित कमी वाले दिनों में बाजार पर नियंत्रण की पहले से ही तैयारी की जा सकती है और इससे सरकार और आम आदमी दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं। और देखिए, किसानों की जो भी समस्या है उनका तो समाधान होना चाहिए। अब देखिए, किसान एमएसपी पर कानून की बात भी कहते हैं। वो कहते हैं भैया, आप जो तय कर रहे हैं सरकारी दाम बोर्ड तो ठीक है, आप कम से कम एक ऐसा कानून बना दीजिए कि अगर उससे कम में कोई फसल खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिचौली आप देखते हैं कि सरकारी दाम से नीचे खरीदते हैं और सरकारी दाम पाने के लिए बहुत सारी समस्याएं भी। एक तो आप देखते हैं कि वहां सरकारी दुकान तक ले जाना, फिर आप देखते हैं कि आपका नंबर कब लगता है, तुलाई कब होती है आपकी फसल की, ये भी मायने रखती है। कब पैसा आएगा वो भी मायने रखता है। ये सब समस्याएं रहती हैं, ये भी टिप्पणियां रहती हैं। देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ब्रिक्स जो सम्मेलन हो रहा है भारत के लिए पहले से अधिक प्रासंगिक है ये। तो अभी तो आप देखते हैं कि इसी पर आर्टिकल लिखे जाएंगे, नए आप लोग जरूर पढ़िएगा। इस साल की ब्रिक्स संगठन की बैठक खास होगी। इसके कई कारण है। पश्चिम एशिया में जारी उथल पुथल और रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही हाल के दिनों में कनाडा, उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय एजेंसियों पर अपने नागरिकों की हत्या कराने या फिर हत्या की साजिश रचने के मामले में दबाव बनाने की रणनीति बनाई, उसे देखते हुए भारत के लिए भी इस बार ब्रिक्स कुछ अलग मायने रखेगा और वर्तमान परिस्थितियां भारत को की बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की कोशिशों को सही साबित करते हैं। यह भी बताता है कि पश्चिमी व अमेरिका के साथ कारोबार प्रौद्योगिकी व सैन्य क्षेत्र में लगातार संबंधों को मजबूत बनाने के बावजूद क्यों रूस और चीन की अगुवाई वाले संघाई सहयोग संगठन व ब्रिक्स में भी भारत मजबूती से टिका हुआ है। ऐसे में आप देखते हैं कि यह देखना दिलचस्प होगा कि जिनपिंग और पुतिन ब्रिक्स को विस्तारित करने को लेकर जो नया रोड मैप रखेंगे उस पर पीएम नरेंद्र मोदी की क्या प्रतिक्रिया होगी
और वस्तुतः ब्रिक्स की शुरुआत ब्रिक के तौर पर हुई। ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 2006 में तब की थी जब G8 की अगुवाई में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत व चीन को भी आमंत्रित किया गया था। बाद में संगठन से रूस को बाहर कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स बन गया। इसका दूसरा विस्तार वर्ष 2024 में हुआ और 5 नए सदस्य ईरान, यूएई, इथोपिया, मिस्र और सऊदी अरब को शामिल किया गया। रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर 2024 को होने वाली बैठक में इस बार यह भी तय किया जाना है कि ब्रिक्स के नए सदस्यों को किस तरह से शामिल करना है। असल में आप देखिए, जिस तेजी से ब्रिक्स को लेकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में रुचि बढ़ी है, वह बताता है कि दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था को लेकर कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है। वर्तमान सदस्यों के हिसाब से भी देखा जाए तो ब्रिक्स में 3.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व है और इन देशों की इकोनॉमी का कुल आकार लगभग 28.5 लाख करोड़ डॉलर है। कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से ग्लोबल साउथ विकासशील एवं गरीब देशों की आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं, उसे देखते हुए कई देशों को ब्रिक्स से ही मदद मिलने की संभावना है। अभी तक आप देखिए, छोटे व कम विकसित देश किसी राजनीतिक या फिर आर्थिक संकट में फंसने पर अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन अब यह सिलसिला टूट चुका है। अपने आंतरिक राजनीतिक द्वंद्व में काफी हद तक बटा हुआ अमेरिका इन दिनों देशों के लिए उम्मीद की किरण नहीं रहा। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों का आर्थिक संकट भारत ने दूर किया है। अफ्रीका में कई देश चीन की आर्थिक मदद से ही अपनी इकोनॉमी चला पा रहे हैं। अमेरिका के कई साझेदार देशों की तरफ से ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताना यह भी बताता है कि उसके बीच भी ब्रिक्स के भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ा है। भारत ने भी चीन के साथ अपने बेहद तनावग्रस्त रिश्तों के बावजूद ब्रिक्स को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत स्वयं को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है और जिस तरह से ब्रिक्स के झंडे तले ये देश एकत्रित हो रहे हैं, वह भारत के लिए एक सकारात्मक पहलू साबित हो सकता है। आर्थिक व सामाजिक एजेंडा तो ब्रिक्स की सफलता का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि सही मायने में इसकी भूमिका की पहचान तब होगी जब इसके सदस्य बढ़ेंगे और इसका आर्थिक व सामाजिक विकास का एजेंडा ज्यादा व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए कर्ज देने के लिए स्थापित ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम अब और बढ़ेगा। ब्रिक्स की भावी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि यह अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा करने में कितनी मदद करता है। यह भी ध्यान रहे कि जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तो आप देखिए, इसका एक बड़ा उद्देश्य पश्चिम देशों की तरफ से संचालित विकास फंड व्यवस्था को चुनौती देना था। जो भी देश इसका सदस्य बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, उन्हें विकास परियोजनाओं के लिए अमेरिका व दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से संचालित व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं है, वहीं दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था चाहते हैं। ब्रिक्स बैंक ने इस काम की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी काफी सीमित है। ब्रिक्स देशों की तरफ से पहले से ही आप देखिए, विश्व बैंक व IMF जैसी एजेंसियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। भारत तो इसका खास तौर पर मांग करता है। ब्रिक्स सदस्यों की तरफ से G20 की बैठक में भी यह बात जोर शोर से उठाया जाता है। संभवतः अब संगठन अपनी मांग को मनवाने में ज्यादा सक्षम होगा। देखिए, एक तो आप लोग विश्व बैंक के बारे में याद रखिए, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं मैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक आप लोग IMF के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना आप देखते हैं कब हुई थी। ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। 1 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक आप लोग G20 के बारे में याद रखिएगा। ग्रुप 20 की बात हो रही, अब तो 21 मेंबर हो चुके हैं इसमें। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी और इसमें मेंबर्स की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि आप देखते हैं कि अफ्रीका संघ भी इसमें जुड़ चुका है। इसी तरह से ब्रिक्स का एक अहम एजेंडा है कि वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को कम करना। यह एक ऐसा एजेंडा है जिसे लेकर भारत, रूस, चीन, ब्राजील सब सहमत हैं और इसके लिए अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं। भारत इस बारे में ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आगे बढ़ेगा। भारत स्वयं ही अपने कई आर्थिक साझेदार देशों के साथ रुपए में कारोबार करने को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में रूस, यूएई के साथ रुपए में कारोबार की शुरुआत भी हुई है। इंडोनेशिया से लेकर तंजानिया तक के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने के लिए विकल्प पर काम हो रहा है। लेकिन भारत को यह बात बाखूबी पता है कि वैश्विक आर्थिक मंच पर चीन का ज्यादा दबदबा है और संभवतः पहले चरण में ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने पर काम होगा। बाकी देखते हैं कि क्या फैसले होते हैं।
डॉलर के वर्चस्व को मिल सकती है चुनौती। तो रूस के कजान में आज से आरंभ हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिहाज से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स पश्चिमी प्रतिद्वंद्वियों से मुक्त स्विफ्ट जैसी सीमा पार भुगतान प्रणाली की संभावनाएं तलाश रहा है। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थान सीमा पार लेन देन के लिए करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बैंकों के बीच सुरक्षित और कुशल तरीके से वित्तीय संदेशों, भुगतान निर्देशों आदि का आदान प्रदान करना होता है। इस प्रणाली के माध्यम से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान एक दूसरे को सुरक्षित संदेश भेज सकते हैं और जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और धन का स्थानांतरण तेज हो और सुरक्षित होता है। पुतिन का मानना है कि अगर ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था यदि अपना एक वैकल्पिक स्विफ्ट विकसित कर ले तो विकसित कारोबारों में हावी अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को समाप्त किया जा सकता है। पुतिन ब्रिक्स देशों को अपने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के उपयोग को इसलिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, हालांकि उनके किफायती होने का स्तर इस बात पर निर्भर होता है कि किस प्रकार की डिजिटल मुद्रा की बात हो रही है, साथ ही किन स्थितियों में उनका उपयोग किया जा रहा है। वस्तुतः डिजिटल मुद्राओं के कई रूप हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी। और जहां तक आप देखिए क्रिप्टो करेंसी की बात है तो कुछ देशों में तो इसकी स्वीकार्यता है। मसलन जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर ने क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अपनी वित्तीय प्रणाली में शामिल कर लिया है। इन देशों में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता भी दे दी गई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ मान्यता दी है, लेकिन इन सभी देशों के बीच आपसी व्यापार में क्रिप्टो करेंसी का बहुत सीमित स्तर पर ही उपयोग हो रहा है। इनमें से ज्यादातर देशों की अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, इसलिए बैंक ब्रिक्स देशों के बीच जिस डिजिटल करेंसी में आपसी व्यापार की परिकल्पना की जा सकती है उसमें कम से कम क्रिप्टो तो नहीं ही हो सकती। भारत और चीन तो क्रिप्टो करेंसी के प्रति सख्त रुख अपनाते हैं और चीन ने लगभग सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि भारत में इस पर काफी नियम और विनियम लागू हैं। हालांकि पूर्ण प्रतिबंध यहाँ भी नहीं है। अब मुख्यतः बचती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। सवाल है कि क्या सीबीडीसी के जरिए ब्रिक्स देश आपस में व्यापार कर सकते हैं? यही एक आप देखते हैं कि यही एक संभावित विकल्प तो है। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सीबीडीटी वह डिजिटल मुद्रा होती है जिसे किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है और नियंत्रित भी किया जाता है। इसलिए आप देखिए यह फिएट करेंसी एक राष्ट्रीय मुद्रा है जिसका मूल्य किसी भौतिक वस्तु की कीमत से जुड़ा नहीं होता है। यह डिजिटल संस्करण हो, इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित, तेज और सस्ता बनाना है। ब्रिक्स देशों के बीच सीबीडीसी का उपयोग करने के कई फायदे हो सकते हैं, जैसे आपसी व्यापार लेन देन में बिचौलियों को हटाना, मुद्रा विनिमय लागत को कम करना, सीमा पार भुगतान को तेज करना। चूंकि ब्रिक्स देश कई वर्षों से आपसी व्यापार में अमेरिका डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, इसलिए यह सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। चीन और रूस तो पहले से ही किसी हद तक आप देखिए ऐसा कर भी रहे हैं। मेरुदंड बन गया विरोध का प्रतीक। आंदोलन करना, विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आप देखेंगे कि याद रखना चाहिए वो संविधान के दायरे में रह के करना चाहिए। आमतौर पर मेरुदंड यानी रीढ़ को लेकर कई बातें कही जाती हैं। जब कोई अन्याय के सामने झुक जाता है, अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह रीढ़ विहीन है। जब कोई सिस्टम का हिस्सा होते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो कहा जाता है कि उसकी रीढ़ सीधी है। जब कोई पूरी ताकत व हौसले के साथ परिवार व टीम अथवा संगठन का कार्यभार अकेले अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति अपने परिवार, संगठन या टीम की रीढ़ की हड्डी है। वह अभी बंगाल में आरजी कर कांड के बाद से मेरुदंड विरोध जताने का प्रतीक बन गया है। मेरुदंड नहीं बेचेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे, ये उक्तियां बंगाल में विरोध का हाट नारा बन चुका है। पिछले मंगलवार को ममता सरकार की दुर्गा पूजा कार्निवल में ड्यूटी के दौरान मेरुदंड नहीं बेचेंगे लिखा टी शर्ट पहनने की वजह से पुलिस ने एक सरकारी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था, तो जो बता रहा कि रीढ़ विरोध के हथियार के रूप में स्थापित हो चुका है। और यानी आप देखिए, हालांकि यह भी सहयोग ही था कि जिस मेरुदंड के कारण डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई उसमें अगले ही दिन यानी 16 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड स्पाइन डे यानी विश्व मेरुदंड दिवस मनाया गया। इस दिवस भी याद रखिए, इस दिवस की शुरुआत 2012 में रीढ़ को स्वस्थ बनाने के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हुई थी। बंगाल में भले ही रीढ़ दिवस के बारे में लोगों को उतना जानकारी नहीं, लेकिन मेरुदंड आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के बाद से बंगाल के पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन चुका है। और जो आपने देखा है कि महिला डॉक्टर्स के साथ
दरिंदगी की गई, उसी की एवज में ये सब बातें हो रही हैं। ये आप देखिए पराली का वैकल्पिक उपयोग। देखिए खेत में जो आप देखते हैं कि फसल कटने के बाद अवशेष बचता है ना, उसी को पराली कहते हैं। और इसका किसान अगर सरकार मिलकर चाहे तो बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक तरह से समाधान कर सकते हैं इसका। किसानों को भी नुकसान नहीं होगा और सरकार को भी और पर्यावरण को भी। भारतीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो हर साल 50 करोड़ टन से अधिक कृषि अवशेष उत्पन्न करता है। अगली फसल बोने की लल्ली में किसान पराली जला देते हैं और जिसमें वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। अब आप आग लगाएंगे तो जो आप देखिए उपजाऊ जीव जंतु होते हैं, जैसे केंचुए को आप देखिए किसान का मित्र कहा जाता है, वो भी जल के उसमें मर जाएगा। और भी जो आप देखते हैं कीट पतंगे होती हैं, उन्हें भी नुकसान होता है। ये आप देखिए जिससे वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है, फिर भी वे इससे सबसे सस्ता विकल्प मानते हैं। देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया और आगामी दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धुंध की शुरुआत हो गई है और जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पराली जलाने का पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, फिर भी यह समस्या थम नहीं रही है। ऐसे में इसके मूल कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फसल चक्र में परिवर्तन। हरित क्रांति के दौरान पंजाब व हरियाणा के किसानों ने अपनी पारंपरिक फसलों मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन को छोड़ गेहूं, धान की फसल चक्र को अपनाया। इससे खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित हुई, पर बाद में दुष्परिणाम भी सामने आए। धान के अधिक उत्पादन से पराली का भी उत्पादन बढ़ा, लिहाजा उसके जलाने की घटनाएं भी बढ़ी। और उप मृदा जल संरक्षण अधिनियम। पंजाब हरियाणा में मानसून के आरंभ से पहले धान की रुपाई होती थी। चूंकि धान में पानी की खपत ज्यादा होती, इसलिए किसान बड़े पैमाने पर भूजल दोहन करके पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं थे। परिणाम स्वरूप भूजल के गिरते स्तर को लेकर चिंता पैदा हुई है। इसलिए पंजाब उप मृदा जल संरक्षण अधिनियम और हरियाणा उप मृदा जल संरक्षण अधिनियम अब भूजल अधिनियम के को मार्च 2009 में अधिसूचित किया गया और इन कानूनों ने 10 जून से पहले धान की बुआई पर रोक लगा दी और जिससे इसकी कटाई का समय 1 महीने बढ़ गया। फसल में देरी के कारण अगली फसल बोने के लिए बहुत कम समय बचता है। ऐसे में किसानों ने पराली को जलाने के विकल्प चुना है। वर्ष 2010 के बाद से धान की पराली जलाने में 21% से अधिक की बढ़ोतरी वृद्धि हुई, जिससे सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। धान की नई प्रजातियां। लंबी अवधि वाली धान की किस्में भी किसानों की पराली जलाने का एक प्रमुख कारण है। अधिक उपज पाने की उम्मीद में किसान लंबी अवधि वाली किस्मों का चयन करते हैं, जिससे अगली फसल बोने के लिए बहुत कम समय बचता है। फलस्वरूप खुले में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं। एमएसपी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनाज मंडियां जैसी सरकारी योजनाओं का भी पराली जलाने पर प्रभाव पड़ता है। पंजाब में केवल धान, गेहूं, सूरजमुखी और कपास के लिए एमएसपी लागू है, इसलिए अन्य फसलों की तुलना में किसान इन फसलों की बुआई अधिक करते हैं। चूंकि धान की पराली में सिलिका का स्तर उच्च होता है जो जानवरों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसे चारे के रूप में नहीं बेचा जा सकता है, इसलिए भी किसान इसे जला देते हैं। ऐसे में नीति निर्माताओं को इस कारणों पर काबू पाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, जैसे पराली को खुले में जलाने के बजाय बायो पैलेट्स में परिवर्तित किया जा सकता है, जिन्हें सीधे ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ जलाया जा सकता है। बायो पैलेट्स के दहन के बाद निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा विकास संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अगले चक्र की फसल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए इसे ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत माना जाता है। एनटीपीसी समूह ने 10% बायो पैलेट्स के मिश्रण से विद्युत उत्पादन का सफल प्रदर्शन किया है। अब केंद्र सरकार देश भर में इसे लागू करना चाहती है। विद्युत मंत्रालय अपनी एक संबंधित नीति के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ 5 से 10% बायो पैलेट्स को मिश्रित कर जलाने की सलाह पहले ही दे चुका है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रयासों के फलस्वरूप आज देश भर में 65 ताप विद्युत संयंत्र कोयले के साथ बायो पैलेट्स को मिश्रित कर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। यदि वे पराली को जलाने के लिए बजाय उन्हें जैव ऊर्जा निर्माताओं को बेचते हैं तो न केवल उन्हें अतिरिक्त कमाई हो सकती है बल्कि वे प्रदूषण को रोकने में भी योगदान कर सकते हैं। केंद्र सरकार बायो पैलेट्स और पराली की नियमित आपूर्ति पर भी काम कर रही है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण शुल्क फंड के तहत बायो पैलेट्स विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद की भी घोषणा की। कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों में पराली का मिश्रित उपयोग किए जाने से हम न केवल वायु प्रदूषण पर अंकुश लगा सकते हैं बल्कि कोयले पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ का कवर होता है, कहानी इसकी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग खेती किसानी से जुड़े रहते हैं ना, तो बहुत सारी किसानों की जो समस्याएं रहती हैं उसके बारे में आपको मालूम रहता है, किस तरह से समाधान हो सकता है उसके बारे में मालूम रहता है। और मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आंख कान खुले रखा करिएगा। क्यों कहता हूँ? इसीलिए कि कम से कम
समाज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, हर वर्ग के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस में जा रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए कोई सवाल हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।